नमस्कार, जासिंदी देख रहे हमारे सभी प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। राजनीति में जो बदलाव होते हैं वो निरंतर होते रहते ही हैं। तो जब ये बदलाव आकस्मिक हमारे सामने आते हैं तो उन्हें उस वक्त तो एक्सेप्ट करना दैट इज बिट डिफिकल्ट, बट हाँ, उसकी आदत जो है वो हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि राजनीति में एक खास समुदाय हाशिए पर जाता हुआ नजर आता है तो वो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश के लिए चिंताजनक स्थिति है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक खास कारण है। कर्नाटक सहित इस साल कुछ बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और रैलियों का दौर तो देखिए शुरू भी हो चुका है। हम देखते हैं कि कर्नाटका के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे जो अहम राज्य हैं वो भी इसमें शामिल हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच मुस्लिम नेताओं की अपनी पार्टियों से अब डिमांड सामने आई है। वो कहते हैं कि उन्हें इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो चाहिए। वो दावा करते हैं कि राजनीति और समाज में उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगातार घटता जा रहा है और मुस्लिम समुदाय लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाते हुए दिसंबर के गुजरात विधानसभा चुनावों की बात करते हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं। दिसंबर के 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजों की जब हम बात करते हैं तो इस चुनाव में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार की जीत हुई और वो थे कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला। पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात से 3 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार लगभग 10% मुस्लिम आबादी वाले राज्य गुजरात में केवल एक मुसलमान विधायक चुना गया। लेकिन विधानसभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की कमी गुजरात या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों तक ही सीमित नहीं है। हम आपको यहां पर बता दें कि इस पर राजनीतिक पंडितों की मानी जाए तो वो कहते हैं कि अब कुछ गैर बीजेपी सरकारें और पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवारों को हार के डर से टिकट देने या मंत्री बनाने से परहेज करने लगी हैं। कर्नाटका में अप्रैल या मई में विधानसभा की 224 सीटों के लिए मतदान होना है और पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी 224 में से 104 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 80 सीटों पर और जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस को 37 सीटों पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन 15 विधायकों ने अपनी पार्टियों से विद्रोह करके बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और फिर बीजेपी ने सरकार बना ली। मुस्लिम समुदाय के केवल 7 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और वो भी सभी कांग्रेस पार्टी से। इस बार कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टियों से मुस्लिम कैंडिडेट्स को अधिक से अधिक सीट्स देने की मांग की है। तो ये सिचुएशन है। अभी माना जाता है कि जब आप माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को अलग कर देंगे और मेजॉरिटी को, यानी कि जिनकी ज्यादा मेजॉरिटी है हिंदू समुदाय, उनको आप अलग कर देंगे और आप चुनाव करवा देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को, और आप चुनाव करवा देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट थोड़ा सा तो डिसएडवांटेज में रहेगा ना। जैसे जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ती है तो माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। और आज क्या वाकई ये सिचुएशन है या नहीं है, आज हम इसे समझना चाहते हैं। आज देखिए, इस एपिसोड के माध्यम से हम इसमें नहीं जाना चाहते कि आजादी के पहले क्या हुआ, आजादी के बाद क्या हुआ, देश का विभाजन क्यों हुआ और इसके बाद क्या कुछ घटा। देखिए, एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब कुछ भारतीय मुसलमानों ने अपने एक अलग देश का चुनाव कर लिया था तो उस वक्त जो मुसलमान देश में रह गए थे वो या तो अपने मुल्क को छोड़ना नहीं चाहते थे, या उनमें शायद हिम्मत की कमी थी, या फिर उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे, सोर्सेस नहीं थे। तो बहरहाल कारण कोई भी हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उस वक्त के गैर मुस्लिम नेताओं ने बड़ा दिल दिखाया था और दूर अंदेशी यानी कि एक दूरदृष्टि जो होती है ना, उसी से ही काम लिया था। और इन नेताओं में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहेब आंबेडकर जैसे नेताओं के नाम बहुत टॉप पर आते हैं। और इन नेताओं की दूरदृष्टि ही थी कि जहां विभाजन के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग चुनावों में हिस्सा ले सकती है, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे
सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करने वाली राजनीतिक पार्टी भी देश के किसी भी कोने से इलेक्शन लड़ सकती है। आजादी के बाद कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं और देश ने कई सांप्रदायिक दंगे भी देखे हैं, कई कम्युनल राइट्स देखे हैं। तो पिछड़ी जातियों को सत्ता संभालते भी हमने देखा है। इस यात्रा के दौरान देश ने बेसहारा मुसलमानों को विकास करते भी देखा है, और सिर्फ विकास और तरक्की नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी करते हुए भी देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मौलाना आजाद जहां स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, तो वहीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्री मुसलमान भी हुए, जिनमें बरकतुल्ला खान, अब्दुल रहमान अंतुले, अनवरा तैमूर, अब्दुल गफूर, मोहम्मद कोया, एम फारूकी, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, गुलाम नबी आजाद, उमर अब्दुल्ला, ये सब नाम हैं। और इस वक्त, अब हम इस वक्त के सिनेरियो में आते हैं। इस वक्त देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उसमें ऐसा दोबारा होता नजर नहीं आ रहा है। विश्लेषकों का भी आज यही मानना है। देश को धार्मिक आधार पर विभाजित किए बिना माना जाता है कि सत्ता नहीं हासिल कर सकते हम। और अब सिचुएशन यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, भले ही मुसलमान उसका समर्थन करे या ना करे, मुसलमानों का नाम लेने में वो अपना नुकसान समझ रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो सबको समझ लेनी चाहिए कि देश में मेजॉरिटी यानी कि बहुसंख्यक हो या माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक हो, अगर वो अपने राइट्स की बात करने लगेंगे तो ये हो सकता है कि इसका फायदा देश के बहुसंख्यक तबके को हो जाए, लेकिन देश का बहुत नुकसान भी होगा। देश की तरक्की के लिए आजादी के वक्त की जिस सोच को आज हमने आपके सामने रखा है, क्या आपको लगता है कि उसी सोच को हमें फिर से पॉलिटिक्स में, और सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि देश में दोबारा जिंदा करने की जरूरत है? अगर हमने शायद ऐसा नहीं किया तो फिर पाकिस्तान शायर फहमीदा रियाज, उन्होंने लिखा था कि वो सच साबित हो जाएगा कि तुम तो बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छिपे थे भाई। खैर, आज जो भूमिका है आज के इस एपिसोड की, आज के इस विषय की, वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। सवाल आपके सामने रखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि मुद्दा असल में है क्या। सवाल क्या है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम रख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो जरा इन सवालों पर गौर करें, कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा करें। सवाल यह है कि आज क्या आपको लगता है कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह का जो प्रतिनिधित्व है वो आज सिमट रहा है? Why is the representation of India's largest minority group shrinking? देश की सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी भी थी और प्रतिनिधित्व भी, जिसका जिक्र हमने किया। तो फिर आज क्या हो गया है कि सब कुछ बदल गया है? विधानसभाओं में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की आज कमी क्यों हमें देखने को मिलती है? हार के डर से टिकट देने या मंत्री बनाने से भी परहेज क्यों किया जाता है? हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पार्टियों में मुस्लिम नेता या फिर मुस्लिम विधायक नहीं है, ऐसा है, लेकिन उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। मुस्लिम समाज के राजनीतिक हाशिए पर जाने के अगर हम किसी को जिम्मेवार ठहराना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है उसके पीछे जो जिम्मेदार कारण है वो आखिर क्या है? चुनावों के दौरान जब हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं तो देखिए वहां पर भी एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो खेल है वो लगातार खेला जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल हमने ये भी रखा कि अल्पसंख्यक समुदायों की जब हम बात करते हैं उससे राजनीति में खुलकर भाग लेने की, देखिए ये बड़ा ही अहम सवाल है, उनसे खुलकर राजनीति में पार्टिसिपेशन की क्या आज हम उम्मीद कर सकते हैं? ये बड़े ही जायज से सवाल हैं जो आज के हमारे इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि थोड़ी ही देर में जब हम एक सार्थक चर्चा इस पर करेंगे कि क्या वाकई ही सिचुएशन ऐसी है, और यदि है ऐसी तो क्यों है, जब हम ये चर्चा की शुरुआत करें तो मैं चाहूंगी कि इन बिटवीन द प्रोग्राम हमारे व्यूअर्स भी हमें कॉल करें और ये जो ताजा सिनेरियो है इस पर अपनी भी टीका टिप्पणी जरूर करें। छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। मुसलमानों का घटता प्रतिनिधित्व, क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। कर्नाटक सहित इस साल कुछ बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे अहम राज्य भी हैं। तो चुनावी सरगर्मियों के बीच
मुस्लिम नेताओं की अपनी पार्टियों से मांग सामने आई है कि उन्हें चुनावों में अधिक सीटें दी जाएं, क्योंकि उनका मानना है कि राजनीति और समाज में उनका प्रतिनिधित्व घटता जा रहा है और मुस्लिम समुदाय हाशिए पर धकेला जा रहा है। जब आप माइनॉरिटीज को अलग कर देंगे तो मेजॉरिटी को आप अलग कर देंगे और आप चुनाव करवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट थोड़ा डिसएडवांटेज में रहेगा, जिसकी बात हमने पहले भी की। तो क्या वाकई स्थिति ऐसी है, और अगर है तो लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है, इसे समझने के लिए आज 1-to-1 डिस्कशन होगा प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। और इस वक्त स्ट्रेट टॉक करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पत्रकारिता में एक गहरी छाप छोड़ने वाले, इंडेलिबल मार्क छोड़ने वाले और साथ ही साथ राजनीति की गहरी सोच रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट आरबी उपाध्याय जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। उपाध्याय जी, इससे पहले कि अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि जो प्रतिनिधित्व है मुसलमानों का, खासकर राजनीति में, वो लगातार घटता जा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये समझने से पहले हमें ताजा स्थिति समझने की यहाँ पर जरूरत है। तो क्या वाकई ही भारत की सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व घट रहा है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम नेताओं का या फिर मुस्लिम विधायकों का भी लगातार मानना है, उनका दावा है और वो दावा कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो टिकट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें दी जाए आने वाले विधानसभा चुनावों के तहत? देखिए, दावा ही नहीं, हकीकत है। और हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। पिछले एक लंबे समय से जिस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है और जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उसका नतीजा है। क्योंकि जो सत्ताधारी दल है वो टिकट नहीं देता एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष को, उससे दूरी बनाकर रखता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिए। उसके बाद प्रेशर में आ जाते हैं विपक्षी दल, जिनका हिमालय समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला N+Y था। मुस्लिम और यादव मिलकर सत्ता में भागीदारी करते थे। जब एक बार हार जाती है, दोबारा हार जाती है, तो वो मंथन करती है और उसको ऐसा लगता है कि मेरी छवि ऐसी बन रही है कि भी एक हिंदू विरोधी छवि। तो जो हिंदुत्व मुद्दा जैसे जैसे मजबूत हुआ, जैसे जैसे हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी आगे बढ़ी, वैसे वैसे विपक्षी दलों ने भी किनारा कर लिया अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देने से। और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि विधानसभाओं में जो संख्या है, जब आप टिकट ही नहीं देंगे, टिकट बंटवारे में अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट नहीं मिलेगा तो उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी कहां से। और धीरे धीरे वो कमोबेश स्थिति पूरे देश में देखने को मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, अब बीजेपी ने भी अपने आप को बदला है। वो पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगी है और रामपुर में अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा काफी पॉपुलर हुआ था। यानी अल्पसंख्यक समुदाय में भी दो तरह के अगड़े और पिछड़े, जिस तरीके से हिंदुओं में देखा जाता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो वहां भी उस तरह की कास्ट मौजूद है। अब बीजेपी चाहती है कि वो जो लाभार्थी वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है, उसके साथ संवाद कायम किया है और आगे निकट भविष्य में देखा जाएगा टिकट भी बांटे जाएंगे और शायद वो जो लाभार्थी वर्ग है, बीजेपी ऐसा मानती है कि वो वोट करेगा बीजेपी को जी। तो बीजेपी की छवि अभी तक जो एक अल्पसंख्यक विरोधी बनाई गई थी, उस छवि से बाहर निकलना चाहती है। और जो नुकसान हो रहा है 2024 में, एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर या दूसरे महंगाई, बेरोजगारी, ये जो फैक्टर हैं, इन सबको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने के लिए बीजेपी समझ चुकी है कि इग्नोर नहीं किया जा सकता पर उपाध्याय जी अल्पसंख्यक समुदाय को, इसलिए अब वो वहां भी काम कर रही है बीजेपी। तो जब सत्ताधारी दल टिकट देगा तो डेफिनेटली फिर जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे और वो भी
खुलकर टिकट देंगे। और आगे आने वाले भविष्य में उम्मीद करता हूं कि जो संख्या कम हुई थी आजादी के इस थोड़े से समय में जी, आजादी के समय जो एक हिंदुत्व, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे की बात होती थी, हाँ। तो बीच में जो एक दौर आया राजनीति का, उस दौर में राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर टिक गई और मुस्लिम के विरोध में एक पार्टी बात करने लगी, भाषण सार्वजनिक रूप से बोलने लगी, तो फिर वो जो संख्या है वो संख्या घटती चली गई। विपक्षी दलों को भी ऐसा लगने लगा कि भाई नहीं, अगर हम ये अल्पसंख्यक समुदाय को टिकट देंगे तो बीजेपी हमारे ऊपर ठप्पा लगाएगी कि भाई नहीं, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ओके। और वैसे भी देखेंगे, बिना पाकिस्तान के इलेक्शन नहीं होता हिंदुस्तान में जब भी इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान मुद्दा जरूर बनता है जी। ऐसे में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर चला गया, जो उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो प्रतिनिधित्व इस समय देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता। एक आजादी के बाद का भी दौर था कि राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक समुदाय से बने, मुख्यमंत्री भी बने जी। और पर्याप्त संख्या में विधानसभा में भागीदारी थी। बीच में कुछ संतुलन बिगड़ा है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन निकट भविष्य में उम्मीद की जा रही है कि वो जो संतुलन गड़बड़ाया था वो संतुलन ठीक होगा। और ये देखने को मिलेगा कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में जब चुनाव होंगे। लेकिन तो अगर ये आने वाले समय में बदलाव हम देखते भी हैं, जैसे कि मुस्लिम जो नेता हैं, नेता नहीं, जो विधायक हैं, वो जिस तरीके से डिमांड अब रख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो हमें दी जाएं। अभी सर, जिस सिचुएशन की आपने बात रखी, जो सिनेरियो आपने रखा कि आगे आने वाले वक्त में उम्मीद की जा सकती है, फिर ये तो हम कहीं उस रूप में से समझें कि ये तो फिर पार्टियां जो है अपना अपना हित साधने के लिए, अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए ही ऐसा करेंगी, या कारण कुछ और है? क्योंकि हमेशा ऐसा ही तो होता है, एक पर्टिकुलर परसेंट बढ़ाने के लिए। जी, राजनीति में जो भी कवायद होती है ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए होती है। और अब जो देखा जा रहा है, मैंने बताया ना कि बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, ये मुद्दे हैं, तो बीजेपी को लगता है कि भी उसमें कुछ वोटर उससे छिटकेगा, अलग होगा, जो नाराज वोटर है, तो उसकी भरपाई कहां से की जाए, इसलिए वो पसमंदा मुसलमानों की तरफ फोकस कर रही है, सम्मेलन कर रही है, बात कर रही है, और उस लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपने लिए वोट करने के लिए कहीं ना कहीं एक कवायद जारी है उसकी। और इसी कवायद में आप देखेंगे फिर टिकट वितरण में भी इनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और जब सत्ताधारी दल करेगा तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करेगा। जिस तरीके से अब हाशिए पर जाने के पीछे भी यही रीजन है कि जब सत्ताधारी दल ने दूरी बनाई तो विपक्ष ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया। विपक्ष को लगा कि भी अगर हम टिकट देंगे, इनको भागीदारी देंगे, तो फिर हम कटघरे में खड़े होंगे और जो बहुसंख्यक वर्ग का वोट है वो नाराज हो जाएगा हमसे, वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने भी हिस्सेदारी कम कर दी। अब जब सत्ताधारी दल हिस्सेदारी बढ़ाएगा, वो संवाद कायम कर रहा है, कवायद जारी है, तो मैं समझता हूं कि विपक्षी दल भी उस ओर अग्रसित होंगे कि उनको भी डर सताने लगा है कि भी उनका अभी तक अल्पसंख्यक समुदाय को वोट बैंक के रूप में सभी पॉलिटिकल पार्टियां यूज करती रही, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का आधार रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें, जैसे मैंने एमवाई फैक्टर बताया, अब बीएसपी का भी यही फॉर्मूला था कि भी दलित और मुस्लिम मिल जाएंगे तो हम सत्ता में पहुंच जाएंगे। इस तरह के जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले टूटे। मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से ही अगर हम राजनीति में लें तो वहां मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम और जो जाट समुदाय था, जो आरएलडी का कोर वोटर होता था, दोनों मिलकर आरएलडी को जिताते थे। दंगे के बाद उनमें दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ी तो आरएलडी के अस्तित्व पर संकट आ गया, यानी न कोई एमपी बना, न कोई एमएलए बना। और जब अस्तित्व पर संकट आया तो फिर से सोशल इंजीनियरिंग हुई और जाट और मुस्लिम को साथ लाया गया।
समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, आप देखेंगे कि वहां परिदृश्य बदल गया। आज आरएलडी मजबूत स्थिति में है। तो धीरे धीरे, तो कहते हैं ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। और अभी तक जो परिवर्तन आया है वो हमने देखा है। आगे जो परिवर्तन होगा वो हम सबके सामने होगा। 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अल्पसंख्यक वर्ग के इतने बड़े वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। अभी तक बीजेपी भी इससे दूरी बना के रखती थी, अब वो भी उनके पास जा रही है। तो मैं समझता हूं अब इस पर भी कसमकस होगी कि ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों का वोट किधर जाएगा। जिधर अल्पसंख्यकों का वोट जाएगा उधर वही राजनीतिक दल मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीच बचाव की जब हम बात करते हैं उपाध्याय जी, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को अगर ये महसूस करवाएंगे कि उसकी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक संकेत जरूर कहा जा सकता है। लेकिन इस पर हमें सुन रहे, हमें देख रहे हमारे व्यूअर्स का क्या कुछ कहना है, आप कॉल कर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिलहाल स्ट्रेट टॉक में तुरंत लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जब ये बात मुसलमान समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को समझ में आ जाएगी कि उनकी लोकतंत्र में कोई भूमिका नहीं है, तो उसके बाद तो ये मांग शुरू होगी कि जब वो लोकतंत्र में शामिल ही नहीं तो किस रूप में उनकी भूमिका होगी, और फिर कुछ नए तरह के घटनाक्रम होंगे तो लोकतंत्र के लिए ये बेहतर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में, और उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। उपाध्याय जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनसे समझ लेते हैं उनकी राय क्या है आज के इस विषय पर, और उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार जयदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार गीत जी। नमस्कार मैं तो एक बात रखना चाहता हूं, मैं प्रोफेसर उपाध्याय जी से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने जैसे कहा कि ये जो है ये ध्रुवीकरण की राजनीति हमारे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द है प्रियम्बल में। तो मेरा यही मानना है कि पिछली बातें हमको भूल जाना चाहिए। जो आजकल ये नया दौर शुरू हुआ कि भाई उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, अगर हम अपने आप में विभाजन सृष्टि करेंगे तो फिर हम हमेशा विभाजित ही रहेंगे। पिछली बातें भूलकर अभी जो है स्थिति जो है, मेरे ख्याल से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि अगर आप समझिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन अगर 17-18% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो उनके लिए 15-18% रिजर्वेशन होना चाहिए, जैसे कि एसटी, एससी, इवन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में भी, जैसे गोवा वगैरह में जहाँ पे उनकी मेजोरिटी है, उनकी सीट हैं एक दो रिजर्व जिसे कहते हैं सीट्स, उस तरह होनी चाहिए जहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हैं या फिर उनकी ज्यादा बहुल संख्या वो हैं। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि जो ये ध्रुवीकरण के वजह से ही ये जो पार्टियां जो हम बीजेपी को कहते हैं कि भाई हिंदुत्व की राजनीति करती हैं, तो उनका उसी का असर है। जैसे कि असम में ऑल इंडिया माइनॉरिटी यूनाइटेड फ्रंट जो क्रिएट हुई थी वो तो बहुत पहले हुई थी, और उसी के लाइंस पे अब AIMIM उन्होंने देखा कि अगर हमको इलेक्ट ये लोग करेंगे ही नहीं, तो क्यों ना हम जहाँ पे हमारी संख्या ज्यादा है वहां पे कम से कम कुछ सीट तो हम लें। तो यही होता है कि जब आप कुछ करते हैं, हाँ। बिल्कुल, उसके बाद वो तो टोटली वो समझ रहे थे कि हम तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो उसी का नतीजा ये है कि वो अभी जैसे AIMIM हर जगह जहाँ पे भी मुस्लिम हैं, अगर बिहार में हो, कर्नाटक में हो, हैदराबाद में हो, वो तो है ही, वहाँ पे वो लड़ रहे हैं और एक दो सीटें वो जीत भी रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। तो ये होता है अभी, इसलिए बीजेपी को अभी समझ आ रहा है कि भाई हमने जो किया है, इसलिए वो अभी पसमानदा मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। लेकिन ये तो वोट जीतने के लिए, ये आप अपने पहले क्यों नहीं किया? अपने हित के लिए देख रहे हैं, मेरा यही सवाल था। हाँ बिल्कुल। तो ये बात ये है कि आपने ध्रुवीकरण कर दिया। हमको मालूम है कि भाई मोदी जी जीते कैसे हैं, 32-33% वोट जो है बहुसंख्यक हिंदुओं के, उसी से जीत रहे हैं वो। और बाकी जैसे उपाध्याय साहब ने कहा कि बाकी इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि जब ध्रुवीकरण हो जाता है तब
किसी भी मुद्दे पर हो, हर मुद्दा आप देखिए ध्रुवीकरण की ही राजनीति है। हर मुद्दा, अगर आप बीफ की बात करें, कुछ भी, और ये लोग यही मुद्दा उठा देते हैं हर स्टेट में जाके। तो उसके बाद ध्रुवीकरण होगा ही, उसके बाद वोट उसी लाइन पे पड़ेंगे, उसके बाद वोट उसी लाइन पड़ेंगे, इनको फिर 33% वोट में इनको 300 सीट मिल जाएंगी। ये तो है, सिंपल अरिथमेटिक है ये। और इसीलिए हमारी राजनीति में एक क्वालिटी आनी चाहिए। जो हमारी राजनीति है बहुत निचले स्तर पर चली गई है, और इसके लिए दोष सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही है, क्योंकि उन्होंने दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं दिखाई। जो हमारे संविधान के रचयिता ने जो दूरदर्शिता दिखाई थी, उसको उन्होंने धूमिल कर दिया है, बिल्कुल धूमिल कर दिया। अभी इस वक्त अगर वो नहीं, जैसे आजकल ऐसा हो गया है वातावरण कि भाई अगर कोई भी, जैसे सनातन धर्मी जो है वो ऐसे नहीं है जैसे बीजेपी समझाना चाहती है। हिंदुत्व और सनातन धर्म में बहुत फर्क है। हिंदू जो सच्ची का जो सनातन धर्म फॉलो करता है, वो सबको एक साथ लेके चलना चाहता है। मोदी जी ने इतनी दूरदर्शिता नहीं दिखाई है। अभी भी गुजरात के इलेक्शन में देख लीजिए आप, सीट उनको 10% से भी नीचे हमको दिया है। तो इसीलिए मतलब अगर ऐसी राजनीति ये लोग करेंगे तो उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक कहा है कि बाकी देखने लगे कि उनको पूरा धब्बा लग जाता है कि भाई देखो ये तो तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो उसके बाद वो भी थोड़ा सजग हो जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कार्ड खेलने लगते हैं। तो यही बात है कि जब अपने आप को बड़ी पार्टी कहने वाली अगर ये संकीर्णता का मनोभाव दिखाएंगे, तो फिर हमारे पूरे जो पॉलिटी है, इंडिया की जो पॉलिटी है, उसमें फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, और फर्क पड़ा भी है बिल्कुल। और इसको अभी जल्दी से सुधारना चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है ये उसके लिए नहीं, आई एग्री सर, तो है नहीं कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको मान के चलिए आप, और मतलब जो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैसा करिए आप। एक तो अब बात यह है कि यहाँ से पीछे मतलब इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखिए इवन महिलाओं को 33% रिजर्वेशन कब से बात चली आ रही है, लेकिन अभी तक इन्होंने किया नहीं है। ये करना चाहिए। नहीं, ये बहुत से और भी पहलू हैं सर, बहुत सारे। मैं फिलहाल अभी आपकी कॉल को भी फिलहाल कट करूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा चर्चा का विषय रहा है जो जिस पहलू को आपने भी टच किया है, और ये सवाल मैं उपाध्याय जी से भी करूंगी। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल के लिए। प्रोग्राम के साथ सर जुड़े रहें और सुनते रहें सर हमें। सर ये जो उन्होंने बात रखी है कि अभी ये रिजर्वेशन की भी बात कर रहे थे, लेकिन इससे हटकर मैं थोड़ा सा, जब मैं दलितों की भी बात करती हूँ, आज सिचुएशंस क्या हैं वो हमारे आपके सामने है कि कुछ ना कुछ जो ऐसे जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने आ ही जाते हैं हादसों के रूप में, या फिर कुछ हो गया है। जब हम दलितों की देखिए बात करते, दलितों के साथ क्या हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जब हम उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, लाइक हम बसपा की बात करें या और भी पार्टियों की बात करें, जो ग्रुप जो हैं वो बने हैं, हम जब उनकी कहीं रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो आज हम देखते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन में, उनके प्रतिनिधित्व में कहीं वो जान नहीं है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लगे कि वो उनके लिए आज खड़े हैं, वो उनके लिए लड़ेंगे और उनके लिए सब कुछ करेंगे। सेम आज यही चीज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी है। तभी तो ये जो तमाम मुद्दे हमारे सामने आते हैं, जब हम हिजाब विवाद की बात करते हैं, जब हम और भी कई प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो वो लगातार इन प्रॉब्लम्स को गिनाना शुरू कर देते हैं। अब हिजाब की बात जो है वो लगातार आ रही है कि हिजाब को लेकर पिछले साल जो कुछ हुआ है कर्नाटका में, वो मुद्दा जो है वो एक बार फिर से जो है वो खड़ा हुआ, और आज जो ये डिमांड की जा रही है कि हमें वो टिकट्स चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा टिकट चाहिए, कारण उन सब के पीछे कुछ यही है। क्या हम ये माने कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एक कहें, जो हम AIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें या फिर और भी मुस्लिम पार्टियों की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वो एक मजबूत, उस स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, जिसकी वजह से आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ये कहने को मजबूर हो गई है कि वो लगातार हाशिए पर जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व ही स्ट्रांग ही नहीं है। क्या एक ये भी कारण है? क्या इसे माना जा सकता है? क्या ये एक प्रमुख कारण है? देखिए, कई कारण होते हैं, कोई एक निश्चित कारण नहीं होता है।
कि एक कारण से कोई परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसके पीछे कई कारण जब मिलके काम करते हैं तो परिस्थितियां बदली हुई नजर आती हैं। जैसा कि आपने कहा AIMIM, जी। देखिए ओवैसी जी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय उन्हें सपोर्ट करता है? जिस उम्मीद में वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट को लड़ाते हैं, हार जाते हैं, कई बार जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक जो एक नैरेटिव बनाया गया, एक परिदृश्य उस तरह का दिखाया गया, वैसा परिदृश्य है नहीं। यानी मुस्लिम भी समझता है कि भी ओवैसी जी हमारे हितैषी नहीं है, हमारे नेता नहीं है, जबकि वो विशुद्ध रूप से उस अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं, उसकी भलाई की बात करते हैं। फिर क्या कारण है उनका कैंडिडेट हार जाता है? हाँ। या वो जो माइनॉरिटी है वो उनको वोट नहीं करती है? यानी विश्वसनीयता का सवाल है। उनकी विश्वसनीयता अभी तक ये माना गया है कि वो सिर्फ सत्ताधारी दल के कहने से वोट काटने के लिए, ऐसा विपक्षी दलों ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि भी यहां इसलिए लगाया गया है ओवैसी साहब को कि ये वोट काट लें और हम हार जाएं। तो वो जब वोट करता है तो वहां देखता है कि भी एक जो पार्टी है, इसको कौन सी पार्टी हरा रही है। अगर उन्हें लगता है कि ओवैसी साहब की AIMIM हरा सकती है इस पार्टी के कैंडिडेट को, तो वो वहां वोट करता है। और वो जब देखता है कि बीजेपी को हराने के लिए SP समाजवादी पार्टी हरा रही है, तो वो समाजवादी पार्टी को वोट करता है। उन्हें लगता है कि भी कांग्रेस हरा रही है, तो वो कांग्रेस को वोट करता है। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है कि जो बीजेपी को हरा रहा है उस पार्टी के साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खड़ा होता है और एक मुश्त वोट करता है। वही ना, वही इस बात को अभी तक ये समझाया जाता रहा कि बीजेपी आ जाएगी तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे डर और भय दिखाए गए, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय ने भी देखा कि जब बीजेपी की योजनाएं हैं वो किसी को नुकसान नहीं, अन्न मिल रहा है तो वो जाति धर्म से परे जो भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं, सबको मिल रहा है। मकान के लिए पैसा मिल रहा है, सबको मिल रहा है। LPG मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, तो वो सबको मिल रहा है। उसमें न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। अब ये समझ में आया कि भी नहीं, जो एक पिक्चर हमें दिखाई जाती रही कि भी ये दुश्मन पार्टी है, तो वो ऐसा कुछ सत्ता में आ गए तो ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन इतने लंबे शासनकाल में ऐसा कुछ देखा नहीं गया।